students, today we will start class 12th biology chapter 4 reproductive health. Students, मैं ऑलरेडी 3 चैप्टर्स जो अपने इस यूनिट के हैं उनके ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ सारे पार्ट्स, और आप लोगों ने आई थिंक देख भी लिए होंगे और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे. सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अब अपन इतना कुछ तो पढ़ चुके हैं अबाउट रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी अपन बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं इतने दिनों में. सो टुडे अपन देखते हैं इसका कि जो है जब भी हम किसी भी कहना चाहिए कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि दैट पर्सन हेल्दी है या नहीं है. ऐसा भी कोई भी ऐसा पर्सन जो फिजिकली, मेंटली, सोशली, बिहेवियरली हेल्दी होता है, दैट पर्सन को वी आर कॉल्ड हेल्दी पर्सन. ओके, नाउ जनरली वी आर थिंक अबाउट दैट कि कोई पर्सन है जो अपने को कैसा दिख रहा है, जैसे कोई डिजीज़ नहीं है और वो अपने को बाहर से हेल्दी दिख रहा है, बट वी कांट से दैट भले ही उसमें कोई डिजीज़ नहीं है, ठीक है ना, बट मे बी उसे कोई ना कोई टेंशन होगा. आजकल की अपन डेली लाइफ में देख रहे हैं कितना स्ट्रेस है, लोगों को टेंशन है. तो बिकॉज क्या होता है, जो स्ट्रेस या टेंशन है ये भी कहीं ना कहीं मतलब हमें, अपन किसी अदर पर्सन की बात नहीं कर रहे, अपनी बात कर रहे हैं, हमारे फिजिकल स्टेट को ये इफ़ेक्ट कर सकती है और करती ही है. अपन ये कहें अकॉर्डिंग टू WHO हम हेल्थ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. WHO ने एक फिक्स क्राइटेरिया दे दिया है किसके लिए, हेल्थ के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए या हेल्थ के लिए अपन कह सकते हैं, ठीक है ना. इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग. ठीक है, मतलब यदि कोई भी पर्सन है जो फिजिकली, मेंटली, बिहेवियरली और कह सकें बिहेवियर वाइज सोशली वेलबींग है. नाउ अदर देन इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अपने को यहाँ पर सोचना कंपलसरी है. ये तो WHO ने दे दी डेफिनेशन, जो मैंने आपको कहा कि इट इज़ ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग, तब अपन उसको हेल्दी पर्सन कहेंगे अकॉर्डिंग टू WHO. ठीक है ना. अब मैंने कहा कि इन सब चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कंपलसरी हैं, जिनके बारे में अपने को सोचना कंपलसरी है. जैसे सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, लोगों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस होनी चाहिए. ये कैसे क्रिएट हो, ठीक है ना, ये अवेयरनेस कैसे क्रिएट हो, तो बिकॉज लॉट ऑफ फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं. अपन देख चुके हैं दैट इज़ जेनेटिक्स फैक्टर हैं. जेनेटिक फैक्टर के अलावा कोई डिसेबिलिटी भी हो सकती है, कोई अनहाइजेनिक एनवायरमेंटल कंडीशंस भी हो सकती हैं, है ना, जो कि किसी भी हेल्दी पर्सन की हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती हैं. ठीक है, तो इस टॉपिक में जो है इस चैप्टर में अपने को जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो मैं आपको बता दूं कि सबसे फर्स्ट आएगा अपना प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, है ना, स्ट्रेटजीज. एंड सेकंड पॉइंट आएगा अपना, यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, फर्स्ट पॉइंट मैंने किया नहीं है, प्रॉब्लम्स और अपन इसके साथ क्या लेंगे, स्ट्रेटजीज. ठीक है, स्ट्रेटजीज ले लिया अपन ने. अब अपन यहाँ पर ले सकते हैं स्ट्रेटजीज. एक तो फर्स्ट पॉइंट ये ले लिया, है ना, जो प्रॉब्लम्स हैं और उनकी स्ट्रेटेजी क्या है. अब सेकंड पॉइंट अपन यहाँ पर ले लेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. थर्ड पॉइंट अपन यहाँ पर ले सकते हैं मेडिकल टर्मिनेशन, जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लिख सकते हैं यहाँ पर अपन मेडिकल टर्मिनेशन. और फोर्थ पॉइंट अपन यहाँ पर लेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना, सेक्सुअली या अपन जिनको शॉर्ट में STDs भी बोलते हैं, ट्रांसमिटेड डिजीज
जिसको शॉर्ट में STDs भी कहते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है कंट्रासेप्टिव भी ले सकते हैं मेथड अपन यहाँ पर, या इनफर्टिलिटी भी यहाँ पर एक और अपन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इनफर्टिलिटी। ये इन पॉइंट्स पर आज अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर बहुत जनरल सा है, और जो आजकल का लाइफ स्टाइल में जो स्टूडेंट्स हो आप लोग सभी अवेयर हैं इन चीज़ों से। पहले एक टाइम ऐसा था कि जो है गांव तो बहुत दूर की बात है, सिटी में भी जो है स्टूडेंट्स में या जनरल पब्लिक में अवेयरनेस नहीं थी इन टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है ना, ना कोई उनको इन्फॉर्मेशन होती थी, ना उनको कोई गाइड करने वाला था। तो अपन इन सबको लेकर एक एक करके इन प्रॉब्लम को यहाँ पर देखते जाएंगे। वाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, मतलब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके बारे में स्टडी करना क्यों कंपलसरी है। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए। तो टुडेज यंगस्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट और अदर सोर्सेज जितने भी हैं, जैसे लाइक मूवीज़, फ्रेंड्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा, टू नो अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। मतलब आजकल की लाइफ में तो जितने यंगस्टर्स हैं ये नेट के जो है इंटरनेट के कांटेक्ट में होते हैं, गूगल पर सभी कुछ सर्च करते हैं और मिल जाता है, फ्रेंड्स से डिस्कस करते हैं मैगजीन्स के थ्रू, है ना। अब इंफॉर्मेशन में और नॉट मे बी रिलायबल विच लीड्स टू क्रिएट मिथ्स एंड misconceptions and unhealthy attitude टूवर्ड्स सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। अब इसमें एक पॉइंट इसमें अपन ऐड कर दिया है। क्या ऐड किया मैंने इसमें, एक जो पॉइंट है कि ये इन्फॉर्मेशन कभी भी मतलब कभी कभी क्या होता है रिलायबल नहीं होती उतनी, और क्या होता है इसकी वजह से बहुत सारे मिथ्स क्रिएट हो जाते हैं, मिसकंसेप्शंस आ जाते हैं, अनहेल्दी कहना चाहिए अपने को एटीट्यूड जो है उनके अंदर, जो न्यू जनरेशन है टूवर्ड्स हैं आजकल जो सेक्स रिलेटेड जो थिंग्स हैं उनकी, वो अनहेल्दी थोड़ा एटीट्यूड वो शो करने लगते हैं। मतलब आधी अधूरी जानकारी है, अपन सीधी सी बात अपन ये बोले यहाँ पर तो। बट इनका सॉल्यूशन क्या है, तो इनका सॉल्यूशन है कि सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, मतलब ये करेक्ट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्स। मतलब यदि अपन स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ से जो है जो यंगस्टर्स हैं या टूवर्ड्स हैं अपने, उनको करेक्ट और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही मिलेगी किसके, अबाउट सेक्स। ठीक है ना। मेक यंगस्टर्स अवेयर अबाउट सेक्स अब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। अब एजुकेटिंग अबाउट अपन देखते हैं हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे कि एड्स, है ना, एडोलेसेंस, मेंटल एंड बॉडी चेंजेस। अब आप देखेंगे CBSE भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो है ऑर्गेनाइज टाइम पर करती रहती है। जो एडोलेसेंट की जो है कई बार CBSE ने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जिसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को वो हाईलाइट करते हैं, जिनमें जो अपने यंगस्टर्स हैं, एडल्ट हैं, न्यू जनरेशन है, इनकी जो मेंटल और जो बॉडी चेंजेस होते हैं उनको हम कैसे रीड कर सकते हैं और कैसे उनकी जो इमोशंस हैं उनको अपन समझ सकते हैं, है ना, और समझकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कैसे करें, ये सब ट्रेनिंग टीचर्स को उसमें दी जाती है। टाइम पर ये जो है गवर्नमेंट भी इनको ऑर्गेनाइज करती रहती है। अब एजुकेटिंग मैरिड कपल्स जो हैं, जो कंट्रासेप्टिव है, जेंडर है, इक्वलिटी है, प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी केयर है, चाइल्ड केयर है, ब्रेस्ट फीडिंग है। मतलब ये जो एजुकेटिंग जो मैरिड कपल होते हैं ना, भले ही कितने भी एजुकेटेड हों, यदि उनको सेक्स एजुकेशन या जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी हैं या उनसे अवेयर नहीं किया जाए ना, तो बहुत सारी जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको नहीं जानते तो जो है मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जैसे प्री और पोस्ट जो प्रेगनेंसी है कैसी केयर होना चाहिए ये उनको नहीं पता होता, चाइल्ड केयर कैसी होनी चाहिए ये उनको पता नहीं होता, कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में भी उनको राइट जो है मेथड है वो नहीं उनको मालूम होता है, या किस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़फुल हैं या हार्मफुल हैं उनके बारे में भी उनको अपन जो सेक्स एजुकेशन है उसके थ्रू अपन ये उनको अवेयरनेस उनमें ला सकते हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जेंडर
इक्वलिटी, ये भी भले वो कितने भी एजुकेटेड हों, अपन ने देखा है अपने आस सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर कि ये भी आज तक भी नहीं आ पाई लोगों में, इसके प्रति भी जो है अवेयरनेस। अब अपन देखते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन सच एज फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली। ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, इसलिए वापस से रिपीट नहीं करेंगे अपन इसको। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट, हाउ इट ऑल स्टार्टेड। ये कैसे स्टार्टेड हुए थे, तो अपन ने देखा कि द लेट 1940s में एंड अर्ली 1050s वर कहना चाहिए अपने को, इन इंडिया में मैनी इंडिपेंडेंट लीडर्स थे जो इस काम में बिजी हो गए थे, है ना। किस काम में? मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, अदर वर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज ऑन पीपल्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब पीपल्स को रिप्रोडक्टिव हेल्थ से अवेयर करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग को बनाने में बिजी हो गए थे। जैसे कि 1949 में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन आया, फिर 1951 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अ सीरीज ऑफ एक्शन प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे। बहुत सारी जो है प्राइवेट एजेंसीज ने भी इन पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। 1997 में रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स भी एक ऑर्गेनाइज किया था गवर्नमेंट ने, और आई थिंक 2005 टू 2009 तक जो 5 स्ट्रेटजीज हैं प्लान की गई थी, नेमली एक्सेसेज, एडवोकेसी, एडोलेसेंट, एड्स, एबॉर्शन, इन सब को लेकर अवेयरनेस लाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम जो है टाइम पर जो गवर्नमेंट है वो आफ्टर जो है इंडिपेंडेंट ये सब स्टार्ट कर दिया था। अब आता है बैंड अमीनोसेंटेसिस। अमीनोसेंटेसिस को बैंड क्यों किया गया? अमीनोसेंटेसिस क्या है? ये एक मदर के वॉम्ब में एक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, और एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू क्या करते हैं, उसका राइट वे तो यही है कि जैसे कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है चाइल्ड में, मतलब चाइल्ड में मीन्स नेटल मीन्स फीटस में, जो कि उस टाइम जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके बॉम्ब में या यूटेरस में जिसकी ग्रोथ हो रही है, उसमें यदि आजकल तो बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं तो जिनके थ्रू पता चल जाता है कि कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है बेबी को या कोई और भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उससे आइडेंटिफाई करने के लिए ये स्टार्ट हुआ था। बट ये गवर्नमेंट को क्यों बैन करना पड़ा? तो क्योंकि इसका मिसयूज़ होने लगा था उस टाइम पर। मिसयूज़ मीन्स कि लोग बाग क्या करते थे कि उस एमनियोटिक फ्लूइड के में जो सेल की जो डिवीज़न होती थी उस फ्लूइड के थ्रू वो ये आइडेंटिफाई करने लग गए कि जो फीटस जो नेटल है वो मेल है या फीमेल है ना। इसलिए फिर अमीनोसेंटेसिस पर बैंड हो गया था। तो गवर्नमेंट हैज आल्सो सेट अप सम रिसर्च सेंटर दैट एम टू फाइंड सॉल्यूशन रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ डेवलप सहेली ओरल कंट्रासेप्टिव, सेटअप हॉस्पिटल्स इन रूरल एरियाज। मतलब जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पर है? लखनऊ में है। इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, जैसे सहेली का नाम तो नॉर्मली सब जानते हैं, इनको उन्होंने डेवलप किया, सेटअप किए बहुत सारे रूरल एरियाज़ में हॉस्पिटल्स को, जिससे कि पहले क्या होता था डिलीवरी जितनी भी होती गाँव में घरों में ही हो जाती थी। अब रूरल एरियाज़ में इसलिए हॉस्पिटल्स को लाए क्योंकि डेथ रेट, मदर का डेथ रेट, बेबी का डेथ रेट जो है वो स्टॉप हो जाए, थोड़ा सा डिक्रीज़ हो, जो इंक्रीज़ हो रहा था। ब्रिंग डाउन इन्फेंट मोर्टिलिटी एंड जो है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। एडवर्टाइजमेंट ऑन रेडियो टीवी के थ्रू बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइज आने लगे जिससे क्या है जो इन्फेंट का मोर्टिलिटी रेट है और जो अपने को कहना चाहिए मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है ये डाउन होना शुरू हो जाए। ठीक है ना। स्ट्रेटजीज फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ आर कंटिन्यूली मेड इन ऑर्डर टू सॉल्व
अराइजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब जो स्ट्रेटजीज तैयार की गई थी किससे रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। तो ये जो इनके थ्रू क्या हुई, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जनरल पब्लिक की, जो पॉपुलेशंस की, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने लगी थी, है ना, इन स्ट्रेटजीज के थ्रू। बट इन विलेजेस पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कहना चाहिए सेक्स एंड रिप्रोडक्टिव, हैंस वेरियस गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव वर्क टू प्रोपेगेट इन्फॉर्मेशन रूरल इंडिया। मतलब फिर भी गांव में अभी तक लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो ना ये उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी कौन कौन सी, कि जैसे सेक्स रिलेटेड हैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे गवर्नमेंट ने भी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, किसमें, इंडिया के रूरल एरियाज़ में, मतलब गांव में, सीधी सी बात है, ठीक है ना। मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट। तो अब इसमें जो है बहुत सारी ऐसी जो अपन सुनते हैं ना बीच बीच में, पहले आपने देखा होगा, आपने तो नहीं, मतलब आपके पहले की जनरेशन्स में, थ्रू द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया के थ्रू ऑडियो विजुअल, पहले क्या होता था, गांव में एक गाड़ी आती थी, उस पर एक स्क्रीन लगी रहती थी और इस स्क्रीन पर वो लोग मूवी दिखाते थे, तो लोग मूवी देखने के लिए गाँव में घरों से निकल कर आते थे। तो उन मूवीज़ के बीच बीच में बहुत सारे एडवर्टाइज इसी तरह के डाले जाते थे, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस हो, मूवी के साथ साथ तो देखेंगे ही और उनको न्यू इन्फॉर्मेशन भी उनसे मिलेगी, जिससे कि उनमें अवेयरनेस आए। इवन फैमिली मेम्बर्स हैं, क्लोज रिलेशंस आर इन्वॉल्व इन द अवेयरनेस। और इवन फिर आफ्टर सम टाइम ऐसा भी होने लगा कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं अपने, या क्लोज रिलेशन है अपना, या अपने फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू भी जो है ये अवेयरनेस लाने की कोशिश की गई। सेक्स एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन स्कूल टू प्रोवाइड अवेयरनेस। सेक्स एजुकेशन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया स्कूल्स में, जिससे कि उनमें अवेयरनेस प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है ना। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स, etc। अब यदि ये जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इनको मिलती है किसके लिए, किसकी, उसमें अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, एडोलेसेंस की, या बहुत सारी हाइजेनिक हैं, सेक्सुअल प्रैक्टिस है, तो इनसे क्या होता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, जैसे कि क्या है, जो एड्स है, इससे बच सकते हैं लोग, इसीलिए उनको ये सेक्स एजुकेशन जो है प्रोवाइड की गई। स्कूलों में सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। अब अमीनोसेंटेसिस क्या है, ये पेरेंटल डायग्नोस्टिक जो है टेस्ट है, इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज रिमूव्ड टू डिटरमाइन एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। अभी मैंने आपको बताया था कि एमिनोसेंटेसिस के थ्रू क्या करते हैं कि जो कहना चाहिए, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है प्रेग्नेंट लेडी के बॉम्ब में, तो उससे क्या करते हैं, वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होती है जो, उसको डिटरमाइन करने में हेल्प मिल जाती है। पर लोग बाग इसका मिसयूज़ करने लग गए, उनको लगा कि यार ये तो मतलब हमारे बहुत काम की चीज़ है, इससे वो सेक्स को डिटरमाइन करने लगे। इसीलिए फिर जो है अमीनोसेंटेसिस पर बैन करना पड़ा गवर्नमेंट को। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द फीटस इज सराउंडेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड विच इज़ वाटर लाइक सब्सटेंस। ये मैं आपको इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मतलब आते हैं एग्जाम्स में, और नीट में भी आ जाते हैं कई बार। एमनियोटिक फ्लूइड में कंटेन लाइव फीटल स्किन सेल्स भी होती हैं एंड अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं, सच एज अल्फा फीटो प्रोटीन, AFB जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं। दिस सब्सटेंस प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट बेबी हेल्थ बिफोर बर्थ। जो ये फ्लूइड है, इसमें जो ये सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, इन सब्सटेंस से इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने को मिल जाती है। किसके बारे में मिल जाती है अपने को, जो बेबी है, मतलब जिसका बर्थ नहीं हुआ है, बिफोर बर्थ, उसकी हेल्थ की पूरी इन्फॉर्मेशन अपने को इस फ्लूइड के थ्रू मिल जाती है। क्योंकि इस फ्लूइड में जो मैंने अभी बताया कि जो लाइव फीटल स्किन सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, कुछ जैसे मतलब कौन सी होती हैं सेल्स, अल्फा फीटो
प्रोटीन, जिसको शॉर्ट में अपन AFB कहते हैं. These days amniocentesis is being misused also, that is for detecting the sex of the fetus, है ना. मतलब उस टाइम पर फिर क्या होने लगा कि जो अमीनोसेंटेसिस का मिसयूज़ होने लगा, किसमें, सेक्स डिटर्मिनेशन में, डिटेक्ट करने में सेक्स को, किसके, फीटस के. जिससे क्या करते हैं लोग सुनते हैं कि फीमेल चाइल्ड है तो उसको अवॉर्ड करा देते हैं. इसीलिए फिर इस पर बैन कर दिया गवर्नमेंट ने. अब अपन देखते हैं इसमें, ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया. अब अपना आता है नेक्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है इसमें क्या होता है, रीज़न क्या है इसके, तो डिक्लाइन इन डेथ रेट, लॉन्गर लाइफ स्पान, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिक्लाइन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, रिलीजियस बिलीफ अगेंस्ट बर्थ कंट्रोल, लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉलेज. जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आती गई तो क्या हुआ, फिर जो लॉन्गर लाइफ स्पान होने लगा, डेथ रेट भी कम होने लगा, और जो है डिक्लाइन जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है ये भी कम होने लगा. इन्फेंट का भी मोर्टेलिटी रेट है जो वो भी डिक्लाइन होने लगा. और जो रिलीजियस बिलीफ थे बर्थ कंट्रोल के अगेंस्ट में ये भी कम हो गए. कई लोग क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा मोस्टली ऐसी कुछ पॉपुलेशन है इंडिया में, या इंडिया आउट ऑफ इंडिया भी अपन जिनको ले सकते हैं, कि वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह के यूज़ में बिलीव नहीं करते, है ना. लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉलेज, और हेल्थ नॉलेज भी इनको होने लगा. ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. अब ओवरकम में अपन क्या लेंगे इसमें, तो एजुकेटिंग पीपल अबाउट द डिमेरिट्स ऑफ लार्ज फैमिलीज. जो एजुकेटेड पीपल्स हैं वो क्या करने लगे, उन्होंने जो है फैमिली प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसके थ्रू अपन इसको रोक सकते हैं. इंक्रीजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स. जो मेल और फीमेल की मैरिज की एज है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज होने लगी. क्यों, सभी एजुकेटेड हो गए थे और जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस भी आने लग गई थी लोगों में. प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू पेरेंट्स हैविंग 1 or 2 चिल्ड्रन. अब जो है आजकल अपन भी देखते हैं कि जो है पेरेंट्स भी अवेयर हो गए हैं, लार्ज फैमिली के अगेंस्ट होने लगे हैं, और हर फैमिली में ओनली 1 or 2 चाइल्ड ही वहाँ पर देखने को मिलता है. अब जो है इस सब के लिए जो फैमिली प्लानिंग में किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया, तो अपन देखते हैं कॉन्ट्रासेप्शन एंड बर्थ कंट्रोल. इन दो को यहाँ पर अपन लेकर चलेंगे. तो इसके लिए बहुत सारी हैं, जैसे अभी मैंने सहेली का लिया था, कॉन्डोम्स हैं मेल और फीमेल, है ना. और टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स में अपन लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव, जैसे नेचुरल, ट्रेडिशनल मेथड है, वेरियर मेथड है. इन सबको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, है ना. और इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, IUD, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, सर्जिकल मेथड भी है. इन सब को लेकर अपन यहाँ एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अपना आता है नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड. नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड में क्या आता है, रिदम मेथड में जैसे नो इंटरकोर्स ड्यूरिंग वुमेन्स फर्टिलिटी पीरियड. अपने को मालूम है, अपन चैप्टर 3 में ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 12 to 14 डेज तक जो है फर्टिलिटी पीरियड माना जाता है. मतलब उस टाइम पर ओव्यूलेशन होता है, और दैट टाइम यदि उस स्पर्म के साथ ये ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है. यदि उस टाइम को है इंटरकोर्स के लिए यदि क्या कहते हैं अवॉइड किया जाता है, तो अपन नेचुरल मेथड से इसको रोक सकते हैं. विड्रॉ, इसमें क्या, पेनिस विड्रॉन बिफोर इजैकुलेशन, जो है पेनिस से बिफोर इजैकुलेशन ही विड्रॉ कर देते हैं. अब वेरियर मेथड कौन से हैं, बहुत सारे हैं वेरियर मेथड्स. अपन देखें इसमें तो वेरियर मेथड में आ जाते हैं अपने, जैसे मेल कॉन्डोम है ना, थिन रबर शीट होती है जिसमें, और जिसमें जो है पेनिस कलेक्ट इजैकुलेटेड सीमन, इसमें कलेक्ट हो जाता है जो स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को, जिससे अपन रोक सकते हैं. फीमेल कॉन्डोम है, इसमें भी प्लास्टिक पाउच लाइक इंसर्टेड होता है जो वेजाइना में इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि सीमन जो है ओव्यूलेशन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता.
दूसरी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। डायफ्राम, सर्विकल कैप है, डायफ्राम है, जो सॉफ्ट रबर कैप होता है ओवर द एंट्रेंस ऑफ द यूटेरस प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग एंड होल्ड स्पर्मिसाइड्स। मतलब ये क्या करता है, एक बैरियर का काम करता है और वहाँ पर स्पर्म को एग से मिलने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। सर्वाइकल कैप होता है, नेम से अपने को पता चल रहा है कि मिनिएचर डायफ्रागम कवर्स द सर्विक्स क्लोजली और प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग एग एंड होल्ड स्पर्मिसाइड। तो ये क्या करता है, जो प्रिवेंट करता है स्पर्म को कहाँ तक पहुँचने से रोकता है, एग तक पहुँचने से रोकता है, जिससे कि यहाँ पर जो है स्पर्म का और एग का फ्यूजन नहीं हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हो। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, जो वो प्रेगनेंसी का नहीं होगी, बर्थ ही नहीं होगा, बर्थ कंट्रोल अपने आप हो जाएगा, है ना। केमिकल स्पर्मिसाइड्स इंसर्टेड इन वेजाइना बिफोर इंटरकोर्स। बहुत सारी ऐसी क्रीम्स आती हैं आजकल, और कहना चाहिए केमिकल्स आते हैं जो कि क्या करते हैं, वेजाइना में इंसर्ट कर दिए जाते हैं बिफोर इंटरकोर्स। और इससे क्या होता है कि जो है जो स्पर्म है वो इनएक्टिव स्टेज में आ जाता है और एग से फर्टिलाइज नहीं हो पाता। प्रिवेंट स्पर्म फॉर एंटरिंग द यूटेरस। बहुत सारी पिल्स हैं जो क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं स्पर्म को यूटेरस की एंट्री में एंटर होने से, ठीक है ना। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब आईयूडी क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये भी अपने को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या है, इज इंसर्टेड बाय अ डॉक्टर और ट्रेंड नर्स इनटू द फीमेल यूटेरस थ्रू वेजाइना। मतलब ये एक डिवाइस होती है जो या तो डॉक्टर या फिर जो है ट्रेंड नर्स होती हैं वो फीमेल यूटेरस में इसको एंटर करवा देती हैं वेजाइना के थ्रू। अब IUCDs में भी नॉन मेडिकेटेड IUDs, मतलब लूप भी हो सकता है, कॉपर रिलीजिंग IUDs भी हो सकती है, जैसे कॉपर टी है ना। द हार्मोन रिलीजिंग IUDs भी हो सकती है, मतलब कोई ऐसा कहना चाहिए अपने को कि हार्मोन्स की रिलीजिंग भी IUDs आती हैं जो कि LNG20 करके होती है, जिसको भी इंसर्ट करा दिया जाता है। कॉपर की भी होती है जिसको अपन कॉपर टी बोलते हैं, जिसको वेजाइन जो है फीमेल के यूटेरस में टी के शेप्ड में उसमें एंटर कर दिया जाता है वेजाइना के थ्रू और उसमें सेट कर देते हैं, जो क्या करती हैं, स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करती हैं। अब इंक्रीजिंग द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूटेरस एंड कहना चाहिए अपने को एंड कॉपर रिड्यूस द मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ये जो अपन ने कॉपर टी को पढ़ा है ना, इस तरह का एक वायर जैसा होता है जो टी के शेप्ड में होता है, इसीलिए इसको कॉपर का बना हुआ था, इसलिए इसको कॉपर टी कहते हैं। ये क्या करता है, स्पर्म की जो फर्टिलिटी कैपेसिटी है और मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी तो है ही उसमें, तो इन दोनों को क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। और जो हार्मोन रिलीजिंग IUDs होते हैं ये क्या करते हैं, यूटेरस में अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, है ना। अब इट इज़ आइडियल फॉर फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेसिंग बिटवीन टू चिल्ड्रन। और ये सब जो मेथड हैं वो किस में यूज़ किए जाते हैं कि जो फीमेल है वो मतलब उस टाइम पर प्रेगनेंसी नहीं चाहती, प्रेगनेंसी को डिले करना चाह रही है, या टू चाइल्ड्स के बीच में डिफरेंट रखना जो है गैप रखना चाह रहे हैं, उस टाइम पर इन मेथड को यूज़ कर सकती हैं या करती हैं। अब आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मैंने अभी सहेली का नाम लिया था, जैसे ये बहुत ज़्यादा फेमस है इसलिए अपन इनको जानते हैं। इनमें होता क्या है इन ओरल पिल्स में, तो ये ओरल पिल्स जो हैं इनमें प्रोजेस्टेरॉन या तो अकेला होता है या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का इनमें कॉम्बिनेशन होता है इन पिल्स में। यूज्ड बाय फीमेल्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, टैबलेट के फॉर्म में फीमेल्स इनको यूज़ करती हैं। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज चेंजेस द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड एंट्री ऑफ कहना चाहिए अपने को स्पर्म्स, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या करती हैं, इनका क्या काम होता है, ओरल पिल्स का फंक्शन क्या है, ये क्या करती हैं, जैसे जो है जो फीमेल इनका यूज़ करती हैं, जो उनके जो कहना चाहिए उनके यूटेरस में जो कहना चाहिए अपने को जो ओव्यूलेशन है,
जो इम्प्लांटेशन होता है या कहना चाहिए सर्विकल में जो म्यूकस है उसमें चेंजेस कर देती हैं, जिससे क्या होता है जो स्पर्म की एंट्री है वो या तो होती नहीं है, और होती भी है तो ये उसको उस टाइम ये ओव्यूलेशन नहीं होने देते, और यदि ओव्यूलेशन हो भी जाता है तो ये इम्प्लांटेशन को रोक देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये बैरियर का काम करती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस इज फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। अब क्या होता है कि इनका असर कब तक रहता है, इनको जो फीमेल हैं वो जब तक नहीं चाहती कि उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उस टाइम तक वो इन पिल्स को डेली यूज़ करती हैं, और इनका असर होता है 72 आवर्स पहले, कोइटस से पहले इनको लेना पड़ता है, तभी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो ये अपनी बात हो गई ओरल पिल्स की। अब आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में अपन किसकी बात करते हैं, तो सर्जिकल मेथड में आ जाता है कि दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, है ना। इट इज़ यूज्ड अ टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन मेल एंड फीमेल टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। ये कब यूज़ किया जाता है, ये जो मेथड है जब मेल और फीमेल दोनों में ही यूज़ किया जाता है, जब वो कोई भी एनी मोर प्रेगनेंसी नहीं चाहते। इसके भी दो मेथड हैं, कौन कौन से, वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो वासेक्टोमी के नाम से ही अपने को पता चलता है कि ये किसके लिए यूज़ किया गया है, मेल के लिए, क्योंकि अपन ने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वास्ट डिफरेंस आया था, है ना। तो वास्ट डिफरेंस को के थ्रू इनमें ये मेथड किया जाता है, तो उसमें अपन वासेक्टोमी कह लेते हैं। जब ट्यूबेक्टोमी वर्ड यूज़ करते हैं इट मीन्स वो फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है, और जो कि फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है। अब वासेक्टोमी क्या है, वासेक्टोमी इज़ द सर्जिकल मेथड इन मेल स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड। मतलब वास्ट डिफरेंस का कुछ पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं या टाइड कर देते हैं, टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम टू प्रिवेंट रिलीज ऑफ स्पर्म्स। मतलब जिससे क्या होता है, मतलब उसको बांध दिया जाता है, सीधे से शब्दों में अपन ये कहें तो वास्ट डिफरेंस को, जिससे कि क्या होता है स्क्रोटम से जो स्पर्म रिलीज हो रहा है वो प्रिवेंट हो जाता है उसका रिलीज होना। अब ट्यूबेक्टोमी क्या है, ट्यूबेक्टोमी भी यही है कि ट्यूबेक्टोमी इज द सर्जिकल मेथड इन फीमेल्स विच स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड सर्जिकली। मतलब ट्यूबेक्टोमी में जैसे अपन मेल में वास्ट डिफरेंस को करते हैं, ऐसे ही जो फीमेल में अपन फैलोपियन ट्यूब को जो है कि क्या करते हैं, टाइड अप कर देते हैं या कुछ पार्ट उसका रिमूव कर देते हैं, जिससे कि जो है स्पर्म और ओवम का जो एग का जो है ओव्यूलेशन जो फ्यूज़न है वो नहीं हो पाता। ये तो अपने कुछ मेथड हो गए जो अपन ने यहाँ पर जो है पढ़े थे। अब अपना थोड़ा सा पार्ट और मैं लेना चाह रही हूँ, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, उनमें बहुत सारी डिजीज़ आती हैं, उनको अपन वेरिएबल डिजीज़ भी कहते हैं, है ना। एसटीडी या बीडी नेम के नाम से आपको एग्जाम्स में मिल जाएंगी, जो आपकी मैं एनसीईआरटी का ही बता रही हूँ ये, कि इसमें दिया हुआ है आपके कौन कौन सी हैं, ये गोनोरोइया है ना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, सिफिलिस है, जेनाइटल हर्प्स है, और कहना चाहिए अपने को जेनाइटल वर्ड्स है, हिपेटाइटिस बी है ना, एंड और भी ऐसी HIV है, वो तो अपन जानते ही हैं, है ना, एड्स में। इनमें से जो गोनोरोइया और सिफिलिस जो डिजीज़ है ये कैसी है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। गोनोरोइया में क्या होता है, इनफर्टिलिटी आ जाती है इससे, और कॉमन इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे फीवर आना, इरेगुलर मेंस आना, है ना, ये सब इसके जो कॉमन जो है जो सिम्टम्स हैं किसके, गोनोरोइया के। और ये कैसी डिजीज़ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये। ऐसे ही सिफिलिस भी एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और ये क्या करते हैं कहना चाहिए कि यूजुअली होता किससे है, ये सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से होता है। और दूसरा अपन देख सकते हैं कि जो डेवलपिंग इन स्टेजेस एंड सिम्टम्स वेरी विद ईच स्टेज, मतलब इनके सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी में एक जैसे सिम्टम्स ही शो हों। जैसे
कॉमन सिम्टम्स अपन इनके लें, जैसे पेनलेस अल्सर है या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज है, स्किन रैशेज हैं, ईचिंग है, ये सब इनके कॉमन यहाँ पर दिए हैं। एक इनफर्टिलिटी भी है अपना यहाँ पर अपन ने लिख रखा है। तो इनफर्टिलिटी में क्या होता है, कई बार रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। मैं आपकी एनसीईआरटी की ये लाइन यहाँ पर रीड कर रही हूँ कि लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऐसे होते हैं इंडिया में जो इनफर्टाइल होते हैं, वो बेबी चाहते हैं तो भी उनको बेबी नहीं हो पाता, मतलब जो है कहना चाहिए कि प्रेगनेंसी उनकी कंटिन्यू नहीं रह पाती। बहुत सारे रीज़न हैं इसके, कहना चाहिए अपने को, मैनी फिजिकल डिजीज़ेज़ हैं या इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ेज़ हैं, बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं, मतलब रीजन्स ऐसे हैं जिनकी वजह से जो प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर पाते हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती लेडी। और इसके लिए इंडिया में किसको ब्लेम किया जाता है, ऑलवेज फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इनफर्टिलिटी में मेल भी कई बार रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं हो, अपन ने पढ़ा था ना उसमें, स्पर्म कम से कम एटलीस्ट 60% स्पर्म का शेप एंड साइज़ जो उनका है उसी साइज़ में होना कंपलसरी है। उनको जो है स्ट्रॉन्ग होना कंपलसरी है। यदि वो नहीं होता तो उसके उस टाइम मेल भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ना। अब इसके लिए बहुत सारे आजकल तो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आ गया है या जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र आ गया है, जिसको अपन शॉर्ट में GIFT कहते हैं, या अपन यहाँ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी होने लगा है आजकल। तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी हैं, बहुत सारे मेथड ऐसे आ गए हैं। स्पर्म इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कहना चाहिए, स्पर्म इंजेक्शन है वो भी आ गया है। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, फैलोपियन ट्रांसफ़र, ऐसी बहुत सारे मेथड हैं जिनके थ्रू जो है जो कपल्स हैं अपनी इनफर्टिलिटी को मतलब ख़त्म कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं, और जो बेबी उनको चाहिए वो बेबी ले सकते हैं। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन भी है, बहुत सारे मेथड हैं जिनके थ्रू वो प्रेगनेंसी को करवा सकते हैं या जो बेबी है उसको ले सकते हैं। अब ये अपना आज मैंने चैप्टर कंप्लीट हो गया है अपना, है ना। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको लिया था इसमें पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन और जो है मेडिकल टर्मिनेशन। थैंक यू।